अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशन की वजह कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो इसकी वजह बनी, इसके कौन से ऐसे खास इवेंट्स हैं। इसके अलावा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, इन्होंने इंडिपेंडेंस किससे ली, कब ली, इसके जो लेने वाले इंपॉर्टेंट लीडर थे वो कौन से थे। ऐसी बहुत चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानी जाती है, जो कि कंफ्लिक्ट था बिटवीन रेजिडेंशियल ग्रेट ब्रिटेन जो था, इसकी जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज, नॉर्थन अमेरिकन कॉलोनीज, उनके दरमियान और कॉलोनियल गवर्नमेंट के दरमियान, जो गवर्नमेंट हैंडल करी थी इन कॉलोनीज को, उनके दरमियान और जो 13 कॉलोनीज थी इनके दरमियान एक कंफ्लिक्ट पैदा हुआ था, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन को, जो कि 1754 से लेकर 1783 तक चला। इसके अंदर जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी, वो आपके सामने हैं। जो येलो कलर के अंदर है वो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज थी। इसके बाद ग्रीन कलर के अंदर आता है मिडल कॉलोनीज आता है। इसके बाद थोड़ा सा रेड कलर के अंदर आता है वो साउदर्न कॉलोनीज थी। तो ये 13 कॉलोनीज थी। आगे की इवेंट्स लैंडिंग टू अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो की इवेंट्स हैं ना, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह बने, वो वाले इवेंट्स हैं। पहले इनके नेम देख लेते हैं, बाद में इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहला आता है प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। इसके बाद आता है स्टैंप एक्ट आता है। इसके आता है टाउनशेंड एक्ट आता है। फिर टी एक्ट, इंट्रोएबल एक्ट पास आता है। फिर फ्रेंच इंडियन वॉर आती है, शुगर एक्ट आता है, कोरंटारिंग एक्ट आता है, बोस्टन मस्कर एक्ट आता है, बोस्टन टी पार्टी, और एंड पे आता है जी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग, जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल काउंसिल मीटिंग थी। इसके बाद फिर आगे जो इनकी इंडिपेंडेंस थी उसके रास्ते खुलने शुरू हो गए। तो ये थी मेन जो इनके इवेंट थे। अब डिस्कस करेंगे हम फ्रेंच इंडिया वार 1754 से लेकर जो 1763 तक चली। ये फ्रेंच नेटिव अमेरिकन अलायंस था, यानी कि फ्रेंच और इसके साथ जो नेटिव अमेरिकन अलायंस था वो था, और इसके अलावा इंग्लैंड और इसका नेटिव अलायंस था। ठीक है, अब फ्रेंच के साथ भी अमेरिकन अलायंस एक था, और एक अलायंस था इंग्लैंड के साथ, यानी इंग्लिश जो थे इनके साथ भी एक अलायंस था। इन दोनों के दरमियान ये वॉर हुई थी। इसकी जो मेन रीजन थी वो कॉलोनी पे कंट्रोल करना या टेरिटरी पे कंट्रोल करना था। इस वजह से इनके दरमियान कंफ्लिक्ट हुआ था। ये अलोंग जो कॉलोनीज थी, जो 13 कॉलोनी थी, इन्होंने जो वॉर लड़ी है वो ब्रिटिश के साथ लड़ी। ठीक है, कॉलोनीज फाउट अलोंग द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश के साथ ही ये वॉर लड़ी थी। इसके अंदर कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स आते हैं जो इन्होंने, जो आगे रेवोल्यूशन की वजह बनते हैं, जिनके अंदर इंक्लूड थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन का बहुत अहम रोल है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्या रोल है। आगे हम देखते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। यहाँ पे जो कॉलोनीज थी उन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिश की वॉर लड़ने के लिए, वॉर जीतने के लिए फ्रेंच का गेन, जो कि फ्रेंच इंडियन वॉर थी उसके अंदर। अब कॉलोनीज की मदद से ब्रिटिश जो था इन्होंने वॉर जीत ली। अब इंग्लैंड के पास लैंड आ गई, जो कि अपाला चेन माउंटेन जो थे इनके साथ, और मिसिसिपी जो रिवर था इसके साथ। अब इनको नई लैंड मिल गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनको, किन की मदद से, कॉलोनीज की मदद से। अब इसके बाद जो किंग जॉर्ज 3 थे ना, इन्होंने कहा कि एक उन्होंने प्रोक्लेमेशन लगाया कि अनाउंस किया कि 1763 के अंदर जो कॉलोनीज हैं वो अपाला चेन माउंटेन की तरफ जाके नहीं रह सकती, यानी कि जो कॉलोनिस्ट हैं उनको रोका गया कि वो अपनी सेटलमेंट नहीं कर सकती वेस्ट के अंदर जाके, जो कि प्रोक्लेमेशन लाइन के पास है। तो यहाँ पे उन्होंने रोक दिया गया कि वहां जाके आपने अपनी जो भी है सेटलमेंट नहीं करनी, जहां आप बैठे हैं वहीं रहें, आपने आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पे आके जो प्रोक्लेमेशन जो लगाई उनके ऊपर, इसकी वजह से वो एंग्री हो गए, वो गुस्से में हो गए कि हमने अपनी वॉर लड़ी इनके साथ मिलके, हमने इनकी मदद की, इसके बावजूद इन्होंने हम पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। तो यहाँ से थोड़ा आगाज होना शुरू हो जाता है इनका, यानी कि जो बगावत का। शुगर एक्ट 1764। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने शुगर एक्ट लगाया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको मनी की जरूरत थी।
क्योंकि जो उन्होंने वॉर लड़ी थी फ्रेंच इंडिया वॉर, वो जीत तो गए थे, लेकिन जाहिर बात है वॉर के अंदर लॉस जो दोनों ताकतों का होता है, दोनों कंट्रीज का होता है। अब उस लॉस को पूरा करने के लिए, इसके अलावा जो उन्होंने कॉलोनीज नहीं हासिल कर ली थी वॉर के बाद, उनको रन करने के लिए, जो नई टेरिटरी है उसको एक्वायर करने के लिए, उसका मामला चलाने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा पैसे की। अब उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर शुगर आता है, वाइन आता है, मोलासिस आता है और कॉफ़ी आता है। मोलासिस ये भी एक शुगर की किस्म है, लेकिन ये थोड़ी लिक्विड के अंदर होती है। अब इन चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। इस टैक्स की वजह से जो मोलासिस है वो रुक गई उसकी ट्रेड, और जो रम थी वो भी जाना बंद होगी न्यू इंग्लैंड के अंदर। इस वजह से जो कॉलोनिस्ट है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इस पे, लेकिन जो इन्होंने इस पे लगाया टैक्स, 3 सेंट टैक्स लगाया ऑन फॉरेन जो रिफाइनी शुगर होता है ना, जो बाहर से शुगर आती थी उन कॉलोनीज के अंदर। यानी जाहिर बात है वो शुगर तो आती थी इंग्लैंड के अंदर से ही, जो जहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी। अब ये जो कॉलोनीज थी ये थी अमेरिकन कॉलोनीज थी, ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज थी, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था। तो जो भी चीजें ये ले सकते थे वो सिर्फ इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है, इंग्लैंड की जो एक रियासत है वहां से ले सकते थे, बाहर से नहीं ले सकते थे। अब वहां से जब ये चीजें लेके आते थे तो इनके ऊपर टैक्स लगता था, तो अब इन्होंने टैक्स इस पे भी लगा दिया 3 सेंट। अब ये 3 सेंट लगा दिया फॉरेन रिफाइंड शुगर के ऊपर, जिसकी वजह जो टैक्स था वो इंक्रीज हो गया। और कॉफ़ी, इंडिगो और कंटेन काइंड्स ऑफ वाइन्स, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा, और मुख्तलिफ इकसाम की जो वाइन्स हैं इसके ऊपर भी टैक्स लग गया। ये भी एक वजह है। स्टैंप एक्ट 1765, जो पार्लियामेंट था ग्रेट ब्रिटेन था, इन्होंने इम्पोज कर दिया डायरेक्ट टैक्स। पहले वैसे टैक्स लेते थे इनडायरेक्टली तौर पे, अब इन्होंने डायरेक्टली तौर पे टैक्स लेना शुरू कर दिया, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने। तो अब यहाँ पे टैक्स होने लगा जब जो ब्रिटिश की अमेरिकन कॉलोनीज हैं इनके ऊपर। तो उसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि जो पर्पस था टैक्स का वो पे करना था जो ट्रूप स्टेशन था नॉर्थ अमेरिका के अंदर उनको, क्योंकि वो आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री 7 ईयर वार जो चली इनके दरमियान, जो तो इस वजह से जो इनको विक्ट्री मिली थी ब्रिटिश को 7 ईयर वार के अंदर, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो आर्मी है वो रखी हुई थी उनकी मदद के लिए, नॉर्थ अमेरिकन के लिए। जो अमेरिकन थे इन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है मिलिट्री की, ना ही हमारा कोई फॉरेन हमारा दुश्मन कोई ऐसा है जो बाहर से हम पे आके अटैक करे, और हमेशा हमने अपनी प्रोटेक्शन की है अगेंस्ट इंडियंस, इंडियन से हमने प्रोटेक्शन की है, तो हम आपको कोई टैक्स देने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जो था स्टैंप जो था मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, मैगजीन थे, प्ले कार्ड थे, न्यूज़पेपर तक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो जो ऐसे पेपर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे या जो ये प्रिंट होते थे इनके ऊपर टैक्स लग दिया। टैक्स जब लग गया तो हर चीज़ के ऊपर का रेट यकदम बढ़ गया। जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि एक किस्म थी एक मोहर की, वो लगा दी गई। इस वजह से जो कॉलोनीज थी उन्होंने कहा कि हम आपको टैक्स पे नहीं कर रहे। उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया, उन्होंने जो स्टैंप थे वो फाड़ दे, कुछ चला दिए गए, तो बाइकआउट कर दिया। जो भी ब्रिटिश थे ना उनके साथ तैयारत पर मुकम्मल तौर बाइकआउट कर दिया। यहाँ पे नीचे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये वाली स्टैंप्स थी जो लगती थी हर चीज़ के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, और भी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है इनके ऊपर। और इसके जो चार्ज करते थे जो अमेरिकन की कॉलोनी थी जिसे कंट्रोल कर रहा था नॉर्थ अमेरिका, जिसे कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश। टाउनशेंड एक्ट 1767, यहाँ पे अब 1767 के अंदर इंग्लिश पार्लियामेंट जो था इन्होंने एक टाउनशेंड एक्ट पास किया, रेवेन्यू का एक्ट। तो उन्होंने काफ़ी जो चीज़ें थी उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं कॉलोनीज की, इस वजह से इनको चाहिए कि हमें टैक्स दें। तो इसके लिए उन्होंने जो टैक्स लगाया वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी उनके अंदर पेपर आता है, टी आता है, इसके अलावा ग्लास, लेड और पेंट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, इनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और इसके अलावा जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया कॉलोनिकल बोर्ड ऑफ कस्टम्स कमिश्नर्स, ठीक है, ये इन्होंने एक बोर्ड बना दिया बोस्टन के अंदर कि जो टैक्स वगैरह इनसे इकट्ठा करेगा। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स था, तो जब ये कलेक्ट किया जाता था किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था? जब कोई भी चीज़ सी पोर्ट पे आती या बंदरगाह पे कोई भी चीज़ आती तो स्टोर तक पहुंचने से पहले ही इस पे टैक्स लग जाता। और इस वजह से जब जो कॉलोनीज के लोग थे इस चीज़ को बाय करने जाते थे तो वो ऑलरेडी इस पे टैक्स लगा होता था। ये बिल्कुल मुख्तलिफ था जो स्टैंप एक्ट था इससे।
स्टैंप एक्ट के अंदर तो लोगों को पता था कि हम पे ऊपर ये टैक्स लग रहा है, हम ये चीज़ लेंगे हम पे ये टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे उनको पता नहीं था, तो ये इन्होंने इस तरह लगाया कि उनको पता ना चले कि इन पे टैक्स लगा हुआ है। जब वो खरीदे जाते तो रेट इतने बड़े होते थे, तो बाद में उनको पता चलता था ये टैक्स लग गया है हम पे ऊपर इंटरेक्टिव तौर पर, जो हमें पता नहीं चला। तो इस वजह से जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया इसको, इंटरेक्ट जो टैक्स था इसको उन्होंने बाइकआउट किया ब्रिटिश जो गुड्स थी, क्योंकि जितना सामान भी आता था वो ब्रिटिश से आता था, तो ब्रिटिश अपना सामान बेचता भी था और उसके से भी फायदा लेता था, और अपने सामान बेच के ऊपर जो टैक्स लगता था उससे भी फायदा लेता था। अब इस वजह से जो कॉलोनीज थी उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश के जो भी गुड्स हैं उनका बाइकआउट करते हैं। मुझे एक्सट्रीमली जो है ना गलत बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा नाराज हुए इस चीज पे। उन्होंने जो टैक्सेशन जो है विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हम इसकी कॉलोनी है, इनके अंदर काम करते हैं, इनको इतना मुनाफा देते हैं, इसके बावजूद इनका जो बिहेवियर है हमारे साथ अनसीरियसली तौर पे बहुत बुरा इनका बिहेवियर है हमारे साथ। बोस्टन टी पार्टी 1773। अब बोस्टन के अंदर टी पार्टी जो थी, तो अब वहां पे क्या हुआ, जो इन्होंने डायरेक्टली तौर पे जो इम्पोज की गई टैक्सेस जो थे इनके ऊपर एहतजाज किया। जो कॉलोनीज के लोग थे इन्होंने ना इसका एहतजाज अपने डायरेक्टली तौर पे किया। पहले वो वैसे एहतजाज कर रहे थे, अब इन्होंने अपने जोरे बाजू पे एहतजाज किया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि 16 दिसंबर 1773 के अंदर कुछ लोगों ने मिलके जो अमेरिकन थी, जो बोर्ड थी, उनको उन्होंने ऑक्यूपाई किया और उनको उन्होंने एक्सेस के जरिए तोड़ा। और फिर वहां से उन्होंने 343 जो क्रेड्स थे ना टी के, वहां पे टी जो थी अमेरिकन टी थी, सॉरी ब्रिटिश टी जो थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे उस टाइम। उनके जो 342 जो क्रेड्स थे उन्होंने जो फेंक दिए दरिया के समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे उनको काफ़ी ज़्यादा इसका लॉस हुआ था। तो इस वजह से इस एक्ट की वजह से जो इन्होंने एक्ट किया था, नॉर्थ अमेरिकन जो कॉलोनी थी जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था, उन लोगों ने जब ये एक्ट किया तो इस वजह से जो थे किंग थे जॉर्ज थ्री, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इनको सजा दी जाएगी, इन्होंने जो एक्ट किया है बहुत ही नापसंदीदा एक्ट था। इनटॉलरेबल एक्ट 1774। मैसाचुसेट्स की पार्लिमानी हुक्मरानी के खिलाफ मुसलसल मुज़ाहमत की वजह से और बोस्टन टी पार्टी की सजा के तौर पर बादशाह और इसके पार्लियामेंट ने सियासी और जगराफियाई आज़ादी को महदूद करने के कवानीन का सिलसिला मंजूर किया। इन कवानीन को ज़बरदस्ती का एक्ट या नाकाबिल बर्दाश्त एक्ट भी कहा जाता है। बोस्टन हार्बर और इस वक्त तक बंद रहेगा जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को टी पार्टी में खोई गई मुकम्मल अदायगी नहीं हो जाती। अब जो इन्होंने बोस्टन के अंदर 300 प्लस जो क्रेड्स थे टी के जो फेंक दिए थे इन्होंने कॉलोनीज के लोगों ने, तो इसका जो उन्होंने जुर्माना लगाया, उन्होंने कहा जब तक ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टी कंपनी है, जब तक वो सारे पैसे अपने रिकवर नहीं कर सकती तब तक ये बंद रहेगा। क्या चीज़ बंद रहेगी? जो बोस्टन हार्बर है वो बंद रहेगा। इसके अलावा उन्होंने क्वार्टरिंग एक्ट को अवामी जेरे कब्जा इमारतों तक बढ़ा दिया। इसके अलावा बरतानवी एहलकार पर इनके जराइम के लिए 9 आबादियाती अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इन्हें इसके बजाय हुकूमत के कायम करदा अदारों में भेजा जाएगा जहाँ पे वो अपनी सजाएं पूरी करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी इन्होंने लगा दी थी जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना हुआ। ये अब तक की सबसे सख्त कार्रवाइयाँ थीं। होस्टन और मैसाचुसेट्स में रहने वाले होस्टर्स बोट एक्ट से पैसे खो देंगे। क्वार्टरिंग एक्ट के जरिए फौजियों को रहाइश फराहम करने पर मजबूर हो जाएंगे, यानी कि जो फौजी थे वो अब यहाँ पे इनके घरों में रहाइश पजीर करेंगे, इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो फौजी है ये इनको टैक्स के तौर पर इनको अपने घर देंगे, वहाँ पे फौजी रहाइश पजीर होंगे और इनको खाना पानी भी यही लोग देंगे। और इनको कुछ ऐसी ही आज़ादियों से महरूम कर दिया गया जो दूसरे नौबादियात को क्यूबिक एक्ट के जरिए हासिल थी। कॉलोनियों ने कन्वेंशन का मुतालबा किया। अब कॉलोनियों ने कहा कि हम पे इतना टैक्स लग रहा है, इतनी हम पे मुश्किलात हैं, तो इन्होंने कहा कि कन्वेंशन में लाया जाए, उसका मुतालबा किया इन्होंने। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774। कॉलोनियों के नुमाइंदे फिलाडेल्फिया में अपने हकूक पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए। कांग्रेस ने बरतानिया के साथ नौबादियाती तजारत को मुत्तका करने का वोट दिया।
जब तक कि ये पार्लियामेंट नाकाबिले बर्दाश्त एक्ट को ख़त्म नहीं कर देती। कांग्रेस ने भी जंग के लिए मर्दों को तरबियत देने का फैसला किया और इंग्लिस्तान के साथ जंग का खौफ नागज़ीर था। अब किंग जॉर्ज III और पार्लियामेंट ने नौबातियात की दरख्वास्त को तस्लीम या इनके एहतराम नहीं किया। इन्होंने यानी कोई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, इनकी जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर, जो किंग जॉर्ज III थे। बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड 1774। अब यहाँ पे बरतानवी फौजों ने हॉस्टन से निकलकर मैसाचुसेट्स और निकाकोटस पे नौबादियात के बाबर और आतिशी असले पर कब्जा किया। इनका जो बारूद था, आतिशी असला था, इसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया। पारेवियो ने मिंट म्यूनो को खबरदार कर दिया कि मदद के लिए बरतानिया चर्च की खिड़की में लाइटें लगाकर आगे बढ़ते रहें। इसने ये खबर करने के लिए शहर में सवारी भी की कि अंग्रेज आ रहे हैं। अगरचा मंटोमेंट और लेक्जेंटिक्स और मैसाचुसेट्स में अंग्रेजों के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इन्हें शिकस्त हुई। मैसेंजर में नौबादियात को मुतबन्ना करने के काबिल थे और सप्लाई का सिर्फ एक ही हिस्सा तबाह हुआ था। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, एक पहले कांग्रेस हो चुकी थी, अब ये दूसरी कांग्रेस थी 1775 के अंदर। दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 13 कॉलोनियों के मंदोमीन का कन्वेंशन था, जिसने मुलाकातें शुरू की। इसने पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की कामयाबी हासिल की, जिसका इजलास 5 सितंबर 1774 में हुआ और 26 अक्टूबर 1774 के दरमियान फिलाडेल्फिया में भी हुआ। दूसरी कांग्रेस ने कॉलोनियाती जंग की कोशिश को इंतजाम किया और 4 जुलाई 1776 को रियासत-ए मुत्तहिदा के ऐलान आज़ादी को अपनाते हुए आज़ादी की तरफ बढ़ गया। फौजें बढ़ाकर, हिकमत अमली तरतीब देकर, सफारतकारों को तकरीरी और ज़ाब्ता माहिदे जैसे जैतून की शाखों की पर्सन बनाकर, और फिर कॉलोनियों ने खुद को आज़ाद करार दिया। बैटल ऑफ बंकर हिल 1775। बंकर हिल की जंग 17 जून 1775 को अमेरिकी इनकलाबी जंग के आगाज के चंद माह बाद हुई थी। अंग्रेज शहरों पर अपना कब्जा बरकरार रखने और इसकी कीमती समुद्र बंदरगाहों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने हिकमत अमली से फ़ायदा हासिल करने के लिए 2 पहाड़ों बंकर और नसलून को हासिल करने का फैसला किया। अमेरिकी अफवाज को इस बारे में सुनकर पहाड़ियों की दिफा के लिए चली गई। बंकर हिल की जंग दरअसल ज़्यादातर ब्रेंडल हिल पर हुई थी। इसे सिर्फ बंकर हिल की लड़ाई कहा जाता है क्योंकि फौज का इसका ख्याल ही नहीं था कि वो बंकर हिल पर हैं। अगरचे अंग्रेज़ों ने पहाड़ और जंग दोनों जीत ली, लेकिन इन्होंने बहुत सी फौजियों और समेत अफसरों की मौत का भारी कीमत अदा की। अब यहाँ पे इनके बहुत से अफसर और फौजी मारे गए थे, जिसकी उन्होंने कीमत अदा की इस जंग को जीतने के लिए। इससे अमेरिकियों को ये जानने की हिम्मत मिली कि वो जंग में अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, और इस जंग के बाद बहुत से नौबातियात फौज में शामिल हो गए और इनकलाब मजबूत हो चला गया। अब यहाँ पे जब जो अमेरिकन थे, इन्होंने जब देखा कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, काफ़ी इनके फौजी और इनके अफसर हमने मार दिए हैं, तो इसकी वजह से इनका जो हौसला बढ़ गया था। नौबादियाती जो बाकी जो लोग थे वो भी इसके अंदर शामिल होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये इनकलाब जो था मजबूत होता चला गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। आज़ादी का ऐलान 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के इजलास में अपनाया गया बयान है, जिसमें 13 अमेरिकी कॉलोनियों का ऐलान किया गया था। जॉन एडम्स आज़ादी को आगे बढ़ाने में एक रहनुमा थे, जिसे 2 जुलाई को बगैर किसी मुखालफत वोट के मंजूर किया गया था। 5 रुकनी कमेटी ने पहले ही बाज़ाब्ता ऐलान का मसवदा तैयार कर लिया था। जब कांग्रेस ने आज़ादी पर वोट दिया तो वो तैयार थे। दस्तावेज में ऐलान आज़ादी की इस्लाह इस्तेमाल नहीं की गई थी। बैटल ऑफ ट्रेंटन 1776। ये एक छोटी जंग थी, और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जंगों में से एक है, क्योंकि
ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो थी उसकी एक ऐसी वार थी जो कि अमेरिका ने जीती थी ब्रिटिश से। इससे पहले जो वॉर्स हुई थी वो हमेशा ब्रिटिश ने जीती। यहाँ पे अमेरिका ने पहली वॉर जीती थी अपनी, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट पे थी। तो इस वजह से इस जो वॉर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अब अमेरिका इस काबिल हो गया था कि वो ब्रिटिश को हरा सकता है। इसका जो उनका जुनून था, जो जज्बा था, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था लोगों का, अमेरिकन लोगों का। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। माहिदा पेरिस में 3 सितंबर 1783 को बरतानिया के बादशाह जॉर्ज III और इत्तेहादी मुत्तहदा अमेरिका के नुमाइंदों ने पेरिस में दस्तखत किए। अमेरिकी इनकलाबी जंग का खात्मा कर दिया गया। अब जो इतनी लंबी जंग हो रही थी उसका खात्मा कर दिया गया। ये माहिदा और बरतानवी और इसकी कौम के दरमियान लहदा अमन माहिदे जिन्होंने अमेरिकी मकसद की हिमायत की थी। फ्रांस, स्पेन और जॉर्ज रिपब्लिक पेरिस ऑफ के नाम से जाना जाता है। अगर इस माहिदे पर दस्तखत नहीं किए गए तो बरतानवी सखावत और मज़ाहब कनाडा की शनाख्त का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब ये एक किस्म की पीस ट्रीटी थी जो कि ग्रेट ब्रिटेन और जो सपोर्टर थे अमेरिका के और अमेरिकन कॉलोनीज थी उनके दरमियान एक पीस ट्रीटी थी। और इस ट्रीटी के बाद 3 सितंबर 1783 में ये जो वॉर चल रही थी, रिवोल्यूशनरी वॉर थी, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर थी, इसका इख्तिताम हो जाता है यहाँ पे। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।